नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके प्री यूट्यूब चैनल नरेंद्र सर टॉक टू मैथ में। बच्चों, इससे पहले हमने सीखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी सीधा अनुपात। और मैंने बच्चों आपसे वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर यानी उल्टे अनुपात के ऊपर। और आज मैं आपके लिए इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए वीडियो लेके आया हूं। बच्चों, जैसे पहले आपने बड़ी आसानी से डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी सीधे अनुपात को समझ लिया था, आज हम बिल्कुल उसी तरह बातें करते करते इनवर्स प्रोपोर्शन को सीखेंगे और देखेंगे बच्चों ये कितना आसान है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन उल्टे अनुपात पर। तो जो सीधा अनुपात था बिल्कुल उसकी उल्टी डेफिनेशन है उल्टे अनुपात में। तो इफ टू क्वांटिटीज x एंड y चेंजेस इन सच ए वे, अगर दो क्वांटिटीज x और y है, दो राशियां x और y है, वो इस तरह बदलती हैं, चेंज होती हैं। कैसे? इफ x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज, मतलब अगर x तो बढ़ रहा है तो y घट रहा है। और इसका उल्टा, इफ x डिक्रीजेज, x तो घट रहा है, y इंक्रीजेज। और एंड इफ x एंड मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वहां पर आपने क्या सीखा था? वहां पर ये सीखा था x अपॉन y कांस्टेंट होता था, लेकिन यहां पर उसका उल्टा केस है। तो यानी x मल्टीप्लाई y कांस्टेंट हो तो देन x एंड y आर कॉल्ड इन इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर समझिए बच्चों, अगर दो राशियां आपने ढूंढ ली और वो इस तरह से हैं कि एक राशि तो बढ़े तो दूसरी घट जाए और एक घट जाए तो दूसरी बढ़ जाए, तो बच्चों दोनों में कैसा संबंध है? उल्टा। इसको क्या कहते हैं? उल्टा। उल्टा हो रहा है, एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है। उल्टा, उल्टे को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इनवर्स। तो अगर ऐसा हो और साथ साथ क्या हो, x मल्टीप्लाई वाई कॉन्स्टेंट, अगर ये हो तो दोनों राशियों में हम क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन है। बच्चों जल्दी से नोटिस करिए आप कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था? x अपॉन वाई कांस्टेंट था और यहां पर उसका उल्टा x मल्टीप्लाई वाई कांस्टेंट है। चलिए बच्चों, अब जल्दी से इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जांपल समझ लेते हैं। तो मैंने बच्चों 4 एग्जांपल लिख रखे हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो पहला एग्जांपल है सप्लाई और प्राइस। तो इस क्वांटिटी को कह देंगे x और इसे कह देंगे y। जरा देखिए बच्चों, सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस क्या हो जाते हैं? कम। आपने देखा होगा बच्चों, आप जिस दिन मार्केट में जाते हैं और अगर आपको आम पसंद है और मार्केट में बहुत सारे आम हैं तो उस दिन उसकी कीमत कम हो जाती है। और किसी किसी दिन मार्केट में आम ही नहीं होते तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यानी जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है उसके प्राइस कम होंगे और जिस चीज की सप्लाई कम है उसके प्राइस ज्यादा होंगे। दूसरा बच्चों, स्पीड एंड टाइम। आपने स्कूटी चलाई और बहुत तेज स्पीड दे दी, तो आपको घर पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है, तो ज्यादा स्पीड पे आप चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे और कम स्पीड पे पहुंचोगे तो देर से पहुंचोगे। यानी एक्स और वाई में कैसा अनुपात है? उल्टा। थर्ड है नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क। आपको अपना बच्चों मकान बनवाना है, आपके पापा आपका मकान बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स मान लीजिए ज्यादा लगा दें तो यानी कि आपका मकान बनने में कम टाइम लगेगा, और नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम हो गए तो टाइम ज्यादा लगेगा उस जॉब को कंप्लीट करने में। चौथा एग्जांपल है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखिए बच्चों, किसी भी कंट्री का जो लैंड होता है वो तो फिक्स होता है। अब दो चीजें देखिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पर पर्सन के लिए, एक आदमी के लिए लैंड कम आएगी, घट जाएगी, और पॉपुलेशन कम होगी तो एक आदमी के लिए लैंड ज्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर x और y जो दो क्वांटिटीज हैं वो कैसी हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इनमें जो है उल्टा अनुपात है। थर्ड है नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क।
आपको अपना बच्चों मकान बनवाना है, आपके पापा आपका मकान बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स मान लीजिए ज्यादा लगा दें, तो यानी कि आपका मकान बनने में कम टाइम लगेगा, और नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम हो गए तो टाइम ज्यादा लगेगा उस जॉब को कंप्लीट करने में। चौथा एग्जांपल है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखिए बच्चों, किसी भी कंट्री का जो लैंड होता है वो तो फिक्स होता है। अब दो चीजें देखिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पर पर्सन के लिए, एक आदमी के लिए लैंड कम आएगी, घट जाएगी, और पॉपुलेशन कम होगी तो एक आदमी के लिए लैंड ज्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई जो दो क्वांटिटीज हैं वो कैसी हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इनमें जो है उल्टा अनुपात है। चलिए बच्चों, अब कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। ये एक टेबल है, इसमें कुछ मिसिंग वैल्यू है, हम उसे निकालते हैं। तो पहले हम देखते क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्पोक्स, और नीचे क्या लिखा है, एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स। तो पहली वाली क्वांटिटी को हम जरा x मान लें, दूसरी को y। तो बच्चों अब मैं समझाता हूं आपको स्पोक्स क्या होती है। जैसे आपकी साइकिल है ना बच्चों, तो साइकिल के पहिए में तीलियां होती हैं, उन्हें स्पोक्स कहते हैं। तो रिम में जितनी ज्यादा तीली होंगी, जो ये नंबर ऑफ स्पोक्स तीली और तीलियों के बीच में बच्चों क्या होता है, एंगल, ये इनके बीच के एंगल होते हैं। अब समझते हैं बच्चों एक्स और वाई में कैसा अनुपात है, किस तरीके से ये संबंधित है। तो देखिए बच्चों, जब पहिए में तीलियों की संख्या कम होगी तो इनके जो दो लगातार जो तीलियां आ रही ना, उनके बीच में एंगल ज्यादा होगा, और पहिए में जैसे जैसे तीलियां बढ़ती जाएंगी तो तीलियां आप बढ़ाते जाइए तो ये एंगल कम होता चला जाएगा और कम होता जाएगा। यानी स्पोक्स और एंगल इनके बीच में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहां पर क्या है, एक्स और वाई इनमें इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए हम इसे लिख लेंगे, हियर एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल पहले की तरह। एक्स और वाई में उल्टा अनुपात है, उल्टा अनुपात है। और जब उल्टा अनुपात है बच्चों, तो उल्टे अनुपात के नियम से देयरफॉर बाई इनवर्स प्रोपोर्शन लॉ, माने उल्टे अनुपात नियम से क्या होता है बच्चों, उल्टे अनुपात का नियम, बिल्कुल सही, x मल्टीप्लाई वाई अचर कांस्टेंट। तो बच्चों यहां पर x मल्टीप्लाई वाई को कांस्टेंट करना है। ये जो मिसिंग वैल्यू है इसको कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं x। तो बच्चों देखिए, यहां पर x का मान क्या है 4 और y का मान क्या है 90। तो हमें x मल्टीप्लाई वाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 90, और यहां से x मल्टीप्लाई वाई कितना है बच्चों, 8 मल्टीप्लाई x। क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब हर जगह ये बराबर आएगा, तो इसलिए यहां पर इक्वल का साइन लगा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बन गई 8x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 90। तो x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 8, 4 से 8 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और 2 से 90 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, अगर 4 स्पोक्स हैं तो दो स्पोक्स के बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा, और अगर स्पोक्स 8 हो गई तो दो स्पोक्स के बीच, कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए बच्चों, अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों, और इसको देखिए बच्चों, पढ़ते हैं। ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक फार्मर है, उसकी कैटल माने पशुशाला, उसमें 20 एनिमल के लिए भोजन कितने दिन के लिए है, फूड 6 डेज के लिए। तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। कह रहा अगर उसके बाड़े में, उसके पशुशाला में 10 और एनिमल आ जाएं तो ये भोजन कितने दिन चलेगा। तो चलिए बच्चों फिर से वही काम करते हैं, बिल्कुल हमें जो चिड़िया की आंख देखनी है, मतलब यहाँ पर वो दो क्वांटिटी देखनी है
जो इंटर रिलेटेड है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं, एक तो है एनिमल और दूसरा है फूड। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो देखते हैं बच्चों, ये अब एनिमल है और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज सफिशिएंट फॉर फूड। तो देखिए बच्चों, अब इस टेबल को जरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो एनिमल हमारे पास कितने हैं, 20। तो फूड कितने दिन के लिए सफिशिएंट है, 6 डेज के लिए। और कह रहा है कि 10 मोर एनिमल आ जाए, तो यानी 20 तो है ही हमारे पास और 10 और आ गए, तो टोटल होगा 30। तो कह रहा है कितने दिन फूड चलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे के डेज चलेगा। और पहले की तरह यही लैंग्वेज लिख देंगे, लेट। यहीं से इसी से लैंग्वेज लिखिए कि हाउ लॉन्ग फूड लास्ट। तो फूड विल लास्ट फॉर के डेज। ठीक है, तो यानी कि मतलब खाना 10 के डेज के लिए, के दिनों के लिए पर्याप्त होगा। बस इतना लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों, अब शुरू करने से पहले यहाँ एक्स लिखिए, यहाँ वाई लिखिए और देखिए कि इनमें रिलेशन क्या है। नंबर ऑफ डेज सफिशिएंट फॉर फूड। देखिए बच्चों, ये x क्या है, एनिमल, और y क्या है, नंबर ऑफ डेज सफिशिएंट फॉर फूड। तो एनिमल, अब आप देखिए, एनिमल ज्यादा होंगे तो फूड कम दिन चलेगा, और एनिमल कम होंगे तो फूड ज्यादा दिन चलेगा। यानी कि यहाँ x और y में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। हियर हम यहाँ लिख देंगे x एंड y आर इनवर्सली प्रपोर्शनल। यानी x और y में उल्टा अनुपात है, उल्टा अनुपात है। और जब बच्चों उल्टा अनुपात है तो बिल्कुल इसके आगे अगली लाइन लिखिए, देयरफॉर बाई इनवर्स प्रपोर्शन लॉ, उल्टे अनुपात नियम से। उल्टा अनुपात नियम बच्चों क्या है, x मल्टीप्लाई अचर कांस्टेंट। अब बच्चों मैं यहां करूंगा ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 20, और y की है 6, तो 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई k, यानी 30k इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6, यानी k इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 30। ये इक्वेशन बन गई बच्चों। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। यानी कि ये फूड, जो फूड है वो कितने डेज के लिए सफिशियंट होगा, 4 डेज के लिए। अपनी समझ और पक्की करने के लिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, एक फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। मतलब यह है बच्चों कि एक फैक्ट्री है जिसको कुछ सामान बनाना है, कुछ आर्टिकल बनाना है। अब उसके पास जो मशीनें हैं, तो 42 मशीन अब उसके पास है, तो वो कितने दिन में वो आर्टिकल बना लेती है, 63 डेज में। तो कह रहा है कि अगर हमें 54 डेज में आर्टिकल, उन्हीं आर्टिकलों को बनाना है, 54 दिनों में अपना वो वस्तुओं को बनाना है, तो कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले वो दो क्वांटिटीज हमको ढूंढनी है जो इंटर रिलेटेड है। सही कहा बच्चों, आपने ढूंढ ली, मैंने भी ढूंढ ली। यहां पर एक चीज क्या है, मशीन, और दूसरी क्या है, नंबर ऑफ
डेज। इस तरह से बच्चों सबसे पहले एक टेबल बना देनी है और जो जो दिया है उसको फिल कर देना है। यहाँ फिल क्या करेंगे कि मशीन कितनी है 42, डेज कितने हैं 63। अब पूछ रहा है डेज कितने हैं 54 है, तो मशीन कितनी होंगी के। यहाँ पे लिख देंगे लेट वी रिक्वायर के मशीन्स। हिंदी में लिख देंगे माना हमें के मशीन चाहिए, मशीन चाहिए। तो मशीन को एक्स कह दें, यहाँ वाई कह दें। अब बच्चों थोड़ा समझते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिसको कुछ सामान बनाना है, तो यहाँ मशीन और नंबर ऑफ डेज ये दो चीजें रिलेटेड है। अब किस तरह रिलेटेड है वो देखते हैं। देखिए बच्चों, मशीन ज्यादा होंगी तो उन चीजों को बनाने में दिन कितने लगेंगे, डेज कम लगेंगे। सही बच्चों। और अगर मशीन कम हो गई तो डेज ज्यादा लगेंगे। यानी उल्टा है बच्चों, एक चीज अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा और एक घटाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और हम यहाँ एक लाइन बिल्कुल सेम उसी उसमें लिख देंगे फॉर्मेट में, हियर एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां लिख देंगे एक्स और वाई में उल्टा अनुपात है। और अगली लाइन बिल्कुल बच्चों बिल्कुल वही, देयरफॉर उल्टे अनुपात नियम से बाई इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ। और इनवर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ क्या कहता है, उल्टा अनुपात क्या कहलाता है कि x मल्टीप्लाई वाई कांस्टेंट माने अचर। ठीक है बच्चों, अब मैं इधर करता हूं x मल्टीप्लाई वाई। यहाँ x है 42 तो उसके सामने y है 63, तो यानी 42 मल्टीप्लाई 63 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ k है x और y 54, यानी k मल्टीप्लाई 54। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट, हर जगह बराबर। यानी 54 के इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 42, यानी k इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 42 अपॉन ये बच्चों क्या था 54। ये नीचे आ जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको काट लेंगे, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो यहाँ बच्चों बच्चों क्या बचा, k इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49। बच्चों कितनी आसानी से इसका उत्तर आ गया। यानी कि 54 डेज के लिए हमें मशीन कितनी चाहिए होंगी, 49। इसका मतलब अगर हम 49 मशीन लगाएंगे तब हमारा काम 54 डेज में होगा। जो काम 42 मशीन 63 डेज में करती हैं वो 49 मशीन 54 डेज में करेंगे। तो बच्चों आज हमने सीखा इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में, मतलब उल्टे समानुपात के बारे में। और देखा बच्चों ये कितना आसान था। हमने इससे पहले सीखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बच्चों क्या होता था, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती थी तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाती थी, या एक डिक्रीज होती थी तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाती थी। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट। उसमें क्या है बच्चों, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। सही कहा बच्चों। या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है। बस बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना है अपने मन में। क्या बच्चों, कि आपको अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखाई देता है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है, नियम लॉ ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x अपॉन वाई ये कांस्टेंट होता है। मतलब x बटे वाई अचर, अचर मतलब बदलता नहीं है, हर समय समान रहता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में बच्चों x मल्टीप्लाई वाई ये कांस्टेंट रहता है। मतलब x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू सब जगह समान आती है, बराबर आती है। बस इस मेन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए और सारे क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से हो जाएंगे। पहला तो आपको ये करना है बच्चों
कि आपको पहचानना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन। और दूसरा काम बच्चों आपको ये करना है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखे तो सीधे क्या करना है बच्चों, x अपॉन वाई कांस्टेंट, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन दिखे बच्चों तो क्या करना है, x मल्टीप्लाई वाई कांस्टेंट। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही जल्दी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊंगा। पर बच्चों मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है, आप जो भी कमेंट करेंगे चैप्टर मैं निश्चित रूप से उसको लेके आऊंगा, ये मेरा पक्का वादा है। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और फिर मिलेंगे आपके साथ आपके प्रिय नरेंद्र सर टॉक टू मैथ।